हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग जुड़ गए, सभी का स्वागत है। अब देखिए, जिस तरीके से हम व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था में समानता की बात करते हैं, उसके तमाम सारे चुनौतियों की बात करते हैं और फिर हमने समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारे बनाए गए कानून, मतलब कानून बनाने में अगर हमारी सहभागिता होती है तो किस तरीके से वो हमारी व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। लेकिन अगर कहीं किसी भी तरीके की कोई क्या कहते हैं, कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है दो समुदायों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, सरकार और जनता के बीच में, किसी भी तरीके का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर इसका निपटारा नहीं हो तो जिन लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, जिस सद्भावना की बात कर रहे हैं, जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो शायद संभव ना हो पाए, शायद हम उस तरीके की समानता की बात ना कर पाए। तो न्याय का महत्व बहुत ज्यादा है। न्याय अपने आप एक ऐसी चीज है जो हमारी अपने अस्तित्व के प्रति हमारा सम्मान बढ़ा देती है। तो अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो फिर हमको कई बार अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है हम किसी स्थिति के नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये किसी भी, खास करके तब जब आपकी हैसियत एक नागरिक की है, तो किसी भी देश के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम इसी न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं हमारे देश में न्याय की और किस तरीके से क्या प्रक्रियाएं हैं। आज 8वीं क्लास का जो अगला अध्याय है उसी के बारे में बात करना है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बिना वक्त गवाए हम हमेशा की तरह बिल्कुल अपनी पुस्तक की क्या कहती है उसी के आधार पर, उसी को ग्राउंड बनाकर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। आप देखिए, अध्याय 5 है, न्यायपालिका, जुडिशरी की बात हो रही है यहाँ पर। और यहां शुरुआत ही करते हैं कि अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत है इन अदालतों की? तो अभी भूमिका में हमने ये बात थोड़ी सी समझी है कि अगर हमको लगता है कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं है, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी उस समानता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकें। और संघर्ष करने में इस बात का बहुत महत्व नहीं होना चाहिए कि हम कमजोर हैं किसी की तुलना में, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी उचित को ध्यान में रखने के लिए एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। न्यायपालिका इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने का काम करती है। और यही वजह है कि जो ये कह रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप अदालतों की कार्यवाहियों को सुनते रहते हैं, कई बार पढ़ते रहते हैं, तो यही बात ये कह रहा है। ओके, जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। हमने कल ही की क्लास अभी पढ़ा है कि रूल ऑफ लॉ, कैसे सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी अगर सबसे पहले जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे, इसका मतलब ही यही है कि कहीं कोई विभेद नहीं होगा किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, किसी भी आधार पे, उसकी जाति, धर्म, किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिसने भी अपराध किया है, कानून उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करे जैसा एक अपराधी के साथ किया जाना चाहिए। जो उचित अपराध की सजा है वो उसको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो यही विधि का शासन है। फिर कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। आखिर ये लागू कैसे होगा? तो ये कहता है कि हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है, एक जुडिशियल सिस्टम है हमारे पास। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती। ये बात हमने पहले भी समझी है। इस बात को थोड़ा सा और आप समझ लीजिए। हमने ये बात पहले भी समझी है कि किस तरीके से स्टेट, राज्य किस तरीके से हमारी बेहतरी की व्यवस्था करता है। लेकिन राज्य जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है।
ठीक है, वो बहुत अमूर्त चीज है। तो इसका जो मूर्त रूप है राज्य का, जो एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, वो कहलाती है गवर्नमेंट, सरकार। और सरकार को हमने समझा है कि सरकार का उद्देश्य है कि वो जनता को सुविधाएं पहुंचाए। और जनता को सुविधा क्यों चाहिए? ताकि जनता अपनी डेवलपमेंट कर पाए। तो इसके लिए जो इसके जो पार्ट होंगे, जो इस गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, वो 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक कहलाता है लेजिस्लेचर, जिसको आप विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा जुडिशरी, जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं। ये 3 मुख्य भाग हैं, हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। तो विधायिका कानून बनाएगी, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज। फिर जो कानून विधायिका ने बना दिया उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होगी। और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस पर न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? न्यायपालिका की। तो इस तरीके से ये जुडिशरी भी इसी गवर्नमेंट का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सरकार का ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। और चूंकि इनका मोटिव है फैसिलिटेशंस देना, सुविधाएं देना किसको? जनता को सुविधाएं देना इनका काम है। और जनता को सुविधाएं देना काम क्यों है? क्योंकि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो डेमोक्रेटिस को उल्टा भी आप समझेंगे तो चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो जनता के हित सर्वोपरि है। और इसके लिए जो टूल है वो है सरकार। सरकार के ये 3 भाग हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र में जनता को सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है? ये कहता है इस भूमिका को केवल इसलिए इस भूमिका को, यानी न्यायपालिका इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे सिस्टम की एक और खूबसूरती है कि सिस्टम इज देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन दीज 3 सिस्टम्स, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिसका काम है कानून बनाना, केवल कानून बनाएंगे, वो उसको लागू कराने या न्याय देने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे जिनका काम इसको लागू कराना या न्याय देना है, वो अपना काम करेगा और वो दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो जिसका जो काम है वो वही करेगा। सब पूरी तरीके से अपने अपने मामलों में स्वतंत्र हैं। और अभी जब आप संविधान पढ़ेंगे तो ये बात आप समझेंगे कि ये जो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यानी द आइडिया ऑफ फ्री जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान से ही हम प्रभावित होकर हमने भी हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थिति दी है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट वो उनकी प्रिवी काउंसिल होती है। और प्रिवी काउंसिल उनके यहां उनकी विधायिका ही है, मतलब जनता द्वारा चुनी गए संसद के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं में से प्रिवी काउंसिल बनती है। तो उनके यहां कहने का मतलब यह है कि उनकी प्रक्रिया में नहीं फंसेंगे। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में जो प्रिवी काउंसिल है, जो उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट, सर्वोच्च संस्था है न्याय देने की, वो संस्था भी विधायिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। विधायिका का बड़ा प्रभाव होता है उसमें। तो इसके विपरीत अमेरिका में बिल्कुल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब सेपरेट है, अपना अपना काम करते हैं। तो द आइडिया ऑफ फ्री जुडिशरी केम फ्रॉम अमेरिका। ये सब जब आप संविधान पढ़ते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी फुल फ्लैश क्लासेस करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां ये बात यही कह रहा है कि न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी है, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, न्यायपालिका उसको निभा ही इसलिए पाती है क्योंकि वो स्वतंत्र है।
उसके काम में किसी की दखल अंदाजी नहीं होती। ओके, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके पास आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। यानी आप अपने आसपास की जो अपने आपके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं वो, और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उनके बीच में क्या संबंध है, और यही सारी चीजों के बारे में, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है, इन सारी चीजों के बारे में अभी इस टॉपिक में हमको, इस चैप्टर में हमको आपको के साथ डिस्कस करना है। तो क्या कहता है ये? यहां ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। कभी अगर आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में तिलक मार्ग पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं था। शुरुआती दौर में देश की आजादी के बाद जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय था, जो उच्चतम न्यायालय था, वो पार्लियामेंट हाउस में चला करता था, संसद भवन में चला करता था। बाद में फिर ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ, अभी इसका फिर से नवीनीकरण किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज है, सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में न्याय देने की, हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जजमेंट। न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो क्या भूमिका है? अब देखिए, ये कहती है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे, वो इस बात पर भी फैसला दे सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा जरूरी होता है। नहीं, यहां अभी जिस तरीके से विद्यार्थी सामने आ रहे हैं, तो कई बार तो हमारे दिल में ये आता है कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत जरूरी है कि बिना कुटाई के ज्ञान हो नहीं पाता है। इसको बहुत सारे, आप में से भी बहुत सारे लोग महसूस करते होंगे, जब तक कुटाई नहीं तब तक ज्ञान नहीं। तो यहां थोड़ा एक मॉडरेट लेवल ऑफ फियर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी यहां सुप्रीम कोर्ट, यहां जो कहने का मतलब है वो यही है कि शिक्षक किसी विद्यार्थी को पीटे या ना पीटे, ऐसे मामलों से लेकर दो राज्यों के बीच में अगर कोई नदी पानी के बंटवारे की बात है तो उसके बारे में भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अभी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप बाकायदा पढ़ेंगे कि इनकी पूरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, पूरा क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, एपलेट ज्यूरिडिक्शंस, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तमाम सारे इसका जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, और ये भी समझते हैं कि किस क्षेत्राधिकार में किस तरीके के मुकदमे आते हैं। तो यहां मुख्य रूप से बता रहा है कि सभी तरीके के फैसले ये दे सकती है। अच्छा, वह किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। समझते हैं कि किन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला, विवादों का निपटारा करना। विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी बात चाहे दो व्यक्तियों के बीच में, दो नागरिकों के बीच में, वो आपस में किसी बात पे उनके बीच किसी तरीके का डिस्प्यूट हो, या दो राज्य की सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, ठीक है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में भी कोई विवाद हो जाए, तो किसी भी तरीके का, या नागरिक और सरकार से ही कोई विवाद हो जाए, तो विवाद किसी के बीच में हो, न्यायपालिका उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है, ओके। न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तो ये चूंकि 8वीं क्लास के बच्चे के लिए ये बताया जा रहा है, इसलिए समझाने के लिए न्यायपालिका शब्द है। लेकिन आप समझेंगे कि न्याय संविधान की व्याख्या की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ये वास्तविक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में लिखी गई किसी भी बात पे अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि उसको इंटरप्रेट करता है। यहां न्यायपालिका शब्द है, चूंकि आपको न्यायपालिका समझाना है इसलिए इन पुस्तकों में इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। तो जब आप ये समझ के जाते हैं और फिर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, फुल फ्लैश कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती।
तो अगर न्यायपालिका अगर कहीं संविधान में लिखी गई बातों पे कोई डाउट है, यार संविधान में ये जो चीज लिखी हुई है ये स्पष्ट नहीं लग रहा है कि जीवन जीने की आजादी लिख दी है, जीवन जीने से क्या मतलब है उसका, ठीक है, तो वो क्लियर करता है जीवन जीने का मतलब गरिमा में जीवन, एक ऐसा जीवन जिस पर आप गर्व कर सके। तो इस तरीके से संविधान की किसी भी बात को लेकर क्या कहते हैं, अगर कहीं कोई डाउट है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी इन न्यायपालिका को होता है। अच्छा, इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकते हैं। अब यहां देखिए, ये आधारभूत ढांचा हम आपसे बहुत डिटेल में एक वीडियो इस पर ही बनाएंगे, केवल जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये केशवानंद भारती केस से ये सारी चीजें डिस्कशन में आई, तो बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आधारभूत ढांचा का मतलब ये कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है विधायिका को, कि संविधान में लिखी गई चीजों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, आप संविधान में संशोधन आपका अधिकार है, कर लीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल तत्व हैं, इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये मूल भावना क्या होगी? दैट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कोई लिस्ट नहीं है कि दीज आर द बेसिक, दीज आर मतलब दीज शुड बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको संविधान के मूल भावना के रूप में देखे जाने की जरूरत है। इस तरीके की बात का उल्लेख कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। तो अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि भाई ये भी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये भी कहता है कि मूल भावना का उल्लंघन ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन ना हो। एंड व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। होगा क्या मूल भावना, वो संविधान में उल्लेख ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन हुआ या नहीं हुआ? वो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करता है। तो यही बात कह रहा है कि चूंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या का अधिकार है, इसीलिए संसद ने अगर कोई कानून बनाया तो अगर वो कानून बना है या कोई संशोधन भी किया है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी होगी कि इस बात का ख्याल रखे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उनका उल्लंघन ना हो। इतनी कहानी समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब आ जाइए आगे। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो न्यायपालिका का एक काम तो आपने समझा कि विवादों का निपटारा करना, ये डिस्प्यूट्स को क्लियर करता है, चाहे दो नागरिकों के बीच में हो, नागरिक सरकार के बीच में हो, दो सरकारों के बीच में हो। फिर न्यायिक समीक्षा करना, जो अगर कोई डाउट है संविधान की किसी बात को लेकर तो उसकी भी इंटरप्रिटेशन करने का, उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार इसी न्यायपालिका को है। और तीसरी चीज ये कह रहा है, एक तो कानून की रक्षा करना, जो भी लॉज बनाए हैं विधायिका ने उनकी रक्षा करना, उनके साथ दंड का प्रावधान करना कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको इसके लिए सजा भी दी जा सकती है। और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये हमारे संविधान की। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत ही वैल्यू दी है इसको अपने, आप कभी अगर डिबेट्स वगैरह पढ़ेंगे, और तमाम सारे लोगों ने यह स्वीकार किया है कि हमारी जो मौलिक अधिकार हैं वो वाकई संविधान को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। बेसिकली ये वो अधिकार हैं जो हमारे न केवल नागरिक के रूप में विकास को सुनिश्चित करते हैं कि इंसान होने के नाते भी जो हमको अवसर चाहिए वो इन मौलिक अधिकारों के द्वारा मिलते हैं। हम बहुत डिटेल में इनकी डिस्कस करेंगे इनको भी आपके साथ। तो मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी क्या है, पहले किताब क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं चीजों को। यहां लिखा हुआ है कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
ये आप पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 32। उच्च न्यायालय में जा सकता है ये कौन से अनुच्छेद से? आर्टिकल 226 226 के अनुसार। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप अभी पढ़ेंगे भी, जब फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये कह रहा है कि इफ वन हैज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, व्हाट कैन ही डू? ही कैन अप्रोच डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है या हाई कोर्ट में शिकायत कर सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के नाते ही होते ही कोई भी व्यक्ति जिसके भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही जा रही है उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने का या आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में शिकायत करने का अधिकार होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर। बट इफ यू हैव अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, व्हाट कैन यू डू? यू कैन अप्रोच डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप जाके शिकायत कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़ा है हमारा और देश के सभी भाग से सभी लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर सके, दिल्ली आ सके। तो इसलिए हर राज्य के हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है कि उनकी जो जनता है उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। तो इसीलिए इसको जो जिम्मेदारी है इसके ऊपर कि एक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए मौलिक अधिकारों का। ठीक है, ओके। अच्छा, कई सारे लोगों की ये पहली क्लास है, जितेंद्र जी और तमाम सारे और लोगों की जिनकी भी है। तो ये जो क्लासेस हमने अभी डिस्कस करे जो एनसीईआरटी, ये तो सब आपको यूट्यूब पे सारा अवेलेबल मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तमाम सारे फोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, तो वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जरूर एक बार गो थ्रू होइए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियोस भी जरूर देखें। ओके, अब आ जाइए। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। जो खेतिहर थे वो चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए और जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इंकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। ये कहानी हमने बहुत डिटेल में समझी थी कि किस तरीके से हाकिम शेख साहब ट्रेन से गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनको 7-8 हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, तो कहीं पर बेड नहीं, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं, कहीं पे वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। बाद में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जहां महंगी फीस देकर और एक महंगा खर्च करके वो समहाउ अपनी जान बचाते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने इसको ये माना कि ये व्यवस्था की कमजोरी है और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये संविधान के अनुसार जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन, उनमें से आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया। आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आप समझेंगे 21 का महत्व तो बहुत ज्यादा है। वो लगातार वो चीजें अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है आर्टिकल 21। तो उसी के आधार पर चूंकि वो जीवन जीने की बात करता है और जीवन भी ऐसे नहीं गरिमा में जीवन जीने की बात करता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो गरिमा में जीवन जीने की बात कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उसके गरिमा में जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। और उसी आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ, उनके फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि ठीक है कि ये अगर उनको इलाज नहीं मिल पाया है तो शेख साहब को पश्चिम बंगाल सरकार मुआवजा देगी। ठीक है, कंपनसेशन देगी, जो भी इलाज में उनके खर्च आया है वो सारा कुछ वो सरकार उठाएगी, वहन करेगी, उसको मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। तो ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सकें, करती ही है अक्सर। ओके, सरकार को
यह आदेश भी दिया गया कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये इस जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य है 1996 में जो मुकदमा हुआ था हाकिम शेख साहब का, तो उसमें यह भी कहा कि ठीक है, एक तो उनको जो मुआवजा दे वो तो दे ही साथ ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई एक्सीडेंटल मामला आता है, जो कोई दुर्घटना के बाद कहीं कुछ आया है, तो उसके इलाज के लिए उसको एटलीस्ट फर्स्ट एड दे दिया जाए ताकि उसके फर्दर इलाज में उसको मदद मिल सके, उसका नुकसान ना हो। तो जो इस तरीके के जो आकस्मिक रूप से आ जाते कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज है वो इन हॉस्पिटल्स में होना चाहिए और ये प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, सरकार की होगी। ये भी उसी फैसले से ये निर्देश न्यायपालिका सरकार को देती। अच्छा, और क्या कहता है, यहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय का इमेज है, मैंने पहले भी दिखाया था, और ये वेबसाइट आपके लिए बड़ी जरूरी है। बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जब आप संविधान पढ़ेंगे, आप देखिए, आपको सजेस्ट मैं करूंगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने तमाम सारे मटेरियल से गो थ्रू होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक मटेरियल आपको भारत सरकार की वेबसाइट्स वगैरह पे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप जरूर सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट, जो क्या प्रधानमंत्री का कार्यालय है, तमाम सारे अन्य कार्यालय, उनकी वेबसाइट्स है, मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो वहां से आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके बड़े काम की है। तो जरूर आपको कभी कभार गो थ्रू होते रहना चाहिए। ओके, अब यहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। इसकी स्थापना जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसके 1958 में से इमारत में स्थानांतरित किया गया। मैंने अभी भी आपको बताया कि देश की आजादी के बाद शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट था वो पार्लियामेंट हाउस में ही चला जाता था। 1958 में इसको फिर क्या कहते हैं, ये नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई और उसमें इसको ट्रांसफर किया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात है वो 26 जनवरी 1950 को ही मानी जाती है। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी पहले, उसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन यहां कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों को वैसे भी आप लोगों को इकट्ठा होनी चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट नाम से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। कलकत्ता में द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके प्रावधानों के तहत पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 में। बट दैट सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट सुप्रीम इन नेचर। उसका केवल नाम सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम था नहीं असल में। उस जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी वो प्रीवी काउंसिल ही हुआ करती थी जो इंग्लैंड में थी। लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट नाम से जो पहली बार स्थापना हुई वो उसी 1774 में। हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना इसी 26 जनवरी 1950 को की गई। हमारे गणतंत्र के साथ ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई। यही इंफॉर्मेशन है यहां पर। यहां अपनी शिक्षिका की सहायता से, जरूरी नहीं शिक्षिका हो, शिक्षक भी हो सकता है, तो सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। अब यहां यह है कि केंद्र और राज्य के विवाद कौन है, दो राज्यों के बीच के विवाद को कौन करेगा, ये छोटे से एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। ओके, अगला काम क्या है न्यायपालिका का कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होगी। हमने ये बात समझी थी कि न्यायपालिका इन जो सारे विवादों के निपटारे को इतनी खूबसूरती से मैनेज कर लेती है। ये करती कैसे है, वो कर पाती है क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है। कहने का मतलब कि इसके ऊपर विधायिका या कार्यपालिका को कोई प्रेशर नहीं। तो आइए पुस्तक क्या कहती है उसके माध्यम से समझते हैं।
यहां ये कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। आप सोचिए, हालांकि ये सिचुएशन है, तमाम सारी घटनाएं आप जानते हैं, ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, लोग ताकतवर लोग कमजोर के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो भी लोग यहां, जो ये कहने का उद्देश्य है इस पुस्तक के, वो क्या समझाना चाह रहा है कि न्यायपालिका, आप जाते हैं न्यायपालिका, आप कमजोर हैं, उद्देश्य यही है न्याय देने का कि भले ही आप कमजोर हैं आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से, लेकिन फिर भी आपको अगर न्याय की व्यवस्था दे दी जाए तो आपकी सहभागिता इस देश को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो न्याय इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि राज्य की प्रकृति को बताने के बाद सबसे पहले जो राज्य से अपेक्षाएं हैं, जो मोटिव ऑफ स्टेट है प्रियम्बल में, उसमें सबसे पहली बात की है कि न्याय देने की बात की है। तो न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और न्याय जब देने की बात आएगी तो ये बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर ना हो। अब यहां एक बड़ा व्यवहारिक सा उदाहरण दे रहा है कि मान लीजिए, ये कह रहा है कि आप एज्यूम कीजिए कि किसी नेता ने, किसी प्रभावशाली पॉलिटिशियन ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो अमूमन अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो आप कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट का जो जज है वो डरा रहे, ठीक है, कि नेताजी हमारा तबादला करा दें, हमारा सैलरी कम कर दें, हमारी स्थिति में परिवर्तन कर दें, तो क्या वो न्याय दे पाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका की व्यवस्था पे इन लोगों का प्रभाव ना हो उस तरीके से। और अगर समहाउ इनके प्रभाव को मैनेज कर लिया गया तो निर्भय होकर डिसीजन दे पाएंगे जजेस, और वो न्याय की स्थापना कर पाएंगे। और आप जब न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप देखेंगे कि उनके जो हटाए जाने का जो प्रोसीजर है, जो रिमूवल प्रोसीजर है, वो बहुत मुश्किल है। और अगर आप तुलना करेंगे तो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया से ज्यादा टफ है किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाना। तो ये सारी प्रक्रिया टफ इसीलिए बनाई गई ताकि जजेस अपना काम ईमानदारी से कर पाए, बिना डरे कर पाए। ये उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनकी किसी भी जो डिसीजन है उसको पार्लियामेंट में या विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये सारी अथॉरिटी देने के पीछे मोटिव यह है कि हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया जा सके। यही बात ये यहां कह रहा है। यहां कहता है नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरीके की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। अभी अभी हमने जब शुरुआत ही की थी तो हमने समझा था कि हमारे देश में जो जुडिशरी होगी वो विधायिका और कार्यपालिका का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। न इन जजेस की चुनाव प्रक्रिया में, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरीके की दखल अंदाजी होगी, ना ही इनके जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उनको सीमित करने के लिए कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ना ही इनके हटाए जाने के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी होगी। तो ये प्रक्रिया एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें लिखी गई हैं और इस बात का ख्याल रखा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर पाए। स्वतंत्र न्यायपालिका ही एक प्रभावशाली डिसीजन दे पाने में सक्षम होती है, एक प्रभावशाली निर्णय दे पाने में सक्षम हो सकती है, न्याय की स्थापना कर पाने में सक्षम होती है। तो स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसको अगर बहुत आसान शब्दों में एक लाइन में समझें आप तो उसका यही मतलब है कि इस पर विधायिका और कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। और जब हम विधायिका कार्यपालिका कहते हैं तो ऑब्वियसली उनके मेंबर्स की बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, तो ये सब उसके अधीन माने जाएंगे, इसी विधायिका कार्यपालिका के अधीन आप माने जाएंगे। वो न्यायपालिका के किसी काम में हस्तक्षेप, दखलंदाजी नहीं कर सकते। आगे क्या कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है?
अगर नहीं तो क्यों? आप देखिए, ये सवाल हो सकता है इसका अपना व्यवहारिक पक्ष हो और आप तमाम सारी बातें आपके मन में नहीं यार कहाँ संभव है, लेकिन बावजूद इसके जो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं कि व्यवस्था की कमी है, ठीक है। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, आप में से बहुत सारे जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी इन चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, सबका मोटिव है कि आप जिन भी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे आप उसको पास करना है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सभी लोग पास हो जाते हैं? नहीं। तो पास नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या आपके पास संसाधनों का अभाव है? आप सबके घर में जितने मटेरियल हैं उतने मटेरियल सफिशिएंट हैं आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए? आपके उतने प्रश्न, जो प्रश्न आपको क्वालिफाई कराने के लिए जरूरी हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास आपके घर में रखी हुई किताबों में, तमाम सारे मटेरियल में वो अवेलेबल है, लेकिन बावजूद भी आप वो फेल हो जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि पास होने की जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है, जिस परिश्रम की आवश्यकता है, जिस डिसिप्लिन की आवश्यकता है, वो आपसे नहीं हो रहा है। तो क्या दोष आपके मटेरियल का है? क्या आपके पास संसाधनों की उपलब्धता का दोष है? नहीं, दोष है आपकी अपने इन्वॉल्वमेंट का, अपनी मेहनत का। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो करप्शन या जो तमाम सारी चुनौतियां आप देखते हैं अलग अलग रूप में कि न्याय नहीं मिल पा रहा या इस तरीके की बातें बड़ी अविश्वसनीय रह रही हैं, वो इसलिए नहीं कि व्यवस्था नहीं है हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, वो केवल इसलिए क्योंकि उस पर उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जो व्यवस्था है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है, दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, दूसरी चीज हो रही है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। ये जो गैप है असल में यही चुनौती है, यही समस्या है। आप अफसर बन के इसी समस्या से निपटने का काम करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन के माध्यम से अक्सर इस बात से बड़े मतलब अवेयर होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। बट इफ वी आर नॉट अवेयर विद दिस, अगर हम इससे परिचित नहीं है होना क्या चाहिए, क्या हमको कभी समस्या का भी पता चल पाएगा? नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप समाधान के बारे में बात कर रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप अपने दैनिक जीवन के माध्यम से क्या हो रहा है उससे तो परिचित होते हैं। हम इन क्लासेस के माध्यम से क्या होना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं, ताकि आप इन दोनों के बारे में जान पाएं और असल समस्या के बारे में आप अवेयर हो पाएं। तो जब आप इसके बारे में भी जानते हैं तो आपकी बातें सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आपको इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां ये यही बात कह रहा है। अच्छा, अब आ जाइए, ये आगे कहता है कि इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का बंटवारा, ये जो मैंने कहा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा है, सब अपना अपना काम करेंगे, इसी बात की बात कर रहा है। ये कह रहा है जैसा आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए, जो भी न्यायपालिका की गाड़ी है उसमें भारत सरकार नहीं लिखा हुआ। भारत सरकार के जो लिफाफे आते हैं उस पर भी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट नहीं या स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा होता। ये इन सरकारों का एक भाग है, इनसे मिलकर सरकार बनती है। इट डजंट मीन कि न्यायपालिका सरकार के अधीन है ना। ये बात बहुत जरूरी। सब स्वतंत्र है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है कार्यपालिका और विधायिका से। यानी न्यायपालिका के काम में विधायिका या कार्यपालिका कहीं कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहां कहने का यही मतलब है। ओके, फिर शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। आप पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे जब हम जुडिशरी डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त, तो पूरी इन जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि ज़रूर एक बार आप गो थ्रू होइए इन संविधान में लिखी गई चीज़ों को। तो आप पाएंगे कि संविधान में कितनी खूबसूरती से इन सारी चीज़ों का वर्णन है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पे कहीं चोट
ना पहुंचे। तो यहां ये यही बात कह रहा है कि सभी, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी इन्वॉल्व होती है, ना कोई मंत्रालय इन्वॉल्व होता है, तो उसकी नियुक्ति में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पढ़ेंगे रिमूवल प्रोसीजर, मैंने अभी भी बताया कि कई बार तो ये राष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रक्रिया से भी टफ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना। अच्छा, न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत दे देती है। जाहिर सी बात है, जब कोई दखल अंदाजी नहीं हो, अब जैसे हम टीचर्स यहां हैं, यहां एक टीम है जो संस्था के विकास के लिए तमाम सारी नीतियां बनाती है, लेकिन हम निश्चित रूप से उनकी नीतियों में सहयोग करते हैं, लेकिन ये टीम जो यहाँ की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, वो हम टीचर्स को भी बहुत फ्री हैंड देती है। कहती है साहब ये रही आपकी क्लास, इन उद्देश्य से पढ़ाना है, ये सिविल सर्विसेज की क्लास है, ये स्टेट पीसीएस की है, ये एनसीईआरटी है, तो हमको बस ये बता दिया जाता है कि ये विषय है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाना है। अब हम वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। वी आर वेरी मच फ्री, ठीक है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपनी क्लास को अपने तरीके से चलाने के लिए। मोटिव यह है कि स्टूडेंट्स के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। अगर ये फ्री हैंड हमें नहीं दिया जाएगा, ये हम एक फर्रा दे दें कि जाओ यही पढ़ा के आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है बस बाँच के चले आना, बस जो पढ़ के चले आओ, तो फिर शायद आपको उन सारी चीजों का बेनिफिट ना मिल पाए। जो हमारे अंदर जो हमारी क्षमता है आपको चीजों को समझाने को, शायद उसका बेनिफिट ना मिल पाए। तो हमें बड़े निर्भय तरीके से, बड़े स्वतंत्र रूप में अपनी अपनी क्लासेस करने का अधिकार होता है। हमारी किसी भी क्लास पे किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये इसी तरीके से अगर न्यायपालिका है, उसके वो निर्णय किस आधार पे देगी, वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, वो काम कैसे करेगी अपने तरीके से तय करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ये जुडिशरी खुद डिसाइड करती है। यही वजह है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाती है और न्याय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाती है। तो यहां इन्हीं बातों को ये कह रहा है। 2 वजह बताई कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप, इतनी बातें हमने समझ ली हैं, इसी प्रश्न के जवाब में समझी हैं, एक बार इसको आप अपने शब्दों में लिखिए कि व्हाई डू यू थिंक कि एक फ्री जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाए रखने में। ओके भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, इसके बारे में क्या कहती है पुस्तक। ये कहते हैं कि हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों में से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी अदालतों को मान्य होते हैं। क्या समझा अभी तक आपने? यहां पूरा एक संरचना दी इसने क्या कहा कि हमारा पूरा एक देश है, ये देश अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य कुछ निश्चित जिलों में बटे हुए हैं, ठीक है। हर राज्य में कुछ कुछ जिले होते हैं, ये अलग अलग जिलों में ये सारे राज्य बटे हुए हैं। तो न्यायपालिका के स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल है निचली अदालतों का, जो इन जिलों में है, जिलों के स्तर पे होती हैं, तहसील के स्तर पे होती हैं। आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इस तरीके से बटा होता है। तो सबसे पहले यहां ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहां पर होते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी रेगुलेट करने का काम इस पूरे राज्य के स्तर पर एक हाई कोर्ट करता है।
तो सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होगा। कई बार दो राज्य भी एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो हमारे देश में आपको मालूम है कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। कैसे? क्योंकि बहुत सारे खास करके केंद्र शासित प्रदेश अपने हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो नियरेस्ट स्टेट के हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो इसलिए कि कुल हाई कोर्ट की संख्या अभी हमारे देश में 25 है, और क्या कहते हैं, जबकि राज्यों की संख्या 28 है। दिल्ली अकेला केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश अपने नियरेस्ट हाई कोर्ट को कंसीडर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखिए अभी कुछ और हाई कोर्ट खोले जाने की बात है, तो बहुत जल्दी ये संख्या बढ़ जाएगी। तो अभी फिलहाल जो स्टेटस है वो यही है। अच्छा, इन सभी राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट हैं, और इन सब के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च, एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, दिल्ली में स्थित है, हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट। और इन सुप्रीम कोर्ट में अभी आप सभी सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी कुल 34 जजेस हैं वर्तमान में। इनमें से एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी अदर जजेस कहलाते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब जुडिशरी पढ़ेंगे। और इन लोगों की जो नियुक्ति होती है उसकी अपनी एक सर्टेन प्रक्रिया है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी कार्यपालिका या विधायिका की। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस बात को जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो यही स्ट्रक्चर है हमारे इस देश में। सबसे निचली जिला अदालतें हैं, ठीक है, फिर वो सारी पूरा स्टेट अलग अलग जिलों में बटा हुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। तो उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सारा जिम्मेदारी उस राज्य के हाई कोर्ट पर आता है। वो उसको वहां के जो प्रमोटेड केसेस होते हैं, जो अपील किए गए केसेस होते हैं, उनको कंसीडर करता है। और फिर पूरे देश के हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट से गवर्न होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो निचली अदालतों के लिए एक तरीके से कानून है। द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉ फॉर देयर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसी से पूरे देश में न्यायपालिका की एक रूपता बनी रहती है। ये सब हम बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त। ओके, फिर यहां एक पिक्चर है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जाहिर सी बात है, अगर न्याय ये एक गरीब किसी देखने में बहुत सशक्त नहीं लग रहे, लेकिन अगर इनको भी न्याय की हम समहाउ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर पाए जहां हम न्याय सुनिश्चित करा पाए किसी कमजोर व्यक्ति के लिए भी, तो ये एक देश के रूप में, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। और एक न्यायिक, एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, एक सशक्त न्यायिक व्यवस्था देश में एक शांति स्थापित करने में मदद करती है। और जिस देश में शांति स्थापित होगी वहां विकास की असीम संभावनाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। ओके, आगे निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद आप नीचे चित्र को भरे, ठीक है। नीचे चित्र, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना है हमारे देश में। अब उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में ही की गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए। बंबई और मद्रास, मतलब कलकत्ता में सबसे पहले की गई थी, फिर मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25, मैंने आपको अभी भी बताया, 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा, अभी आप में से किसी ने ये बताया भी है मैसेज करके, तो पंजाब और हरियाणा एक ही साझा उच्च न्यायालय को का, चंडीगढ़ में इनका उच्च न्यायालय, मैंने बताया कि दो स्टेट भी एक से ज्यादा स्टेट भी एक ही हाई कोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। तो उदाहरण भी दिया कि हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 1919 से आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसको अमरावती के नाम से पहले जाना जाता था, अब दोबारा इसको अमरावती नाम इसका रख दिया गया है, और तेलंगाना
में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी है। बेंच, ये भी आप शब्द जैसे अगर आप उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा राज्य है, तो चूंकि क्षेत्रफल भी ज्यादा है और मुकदमों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी न्याय की पहुंच सब तक हो सके, इसलिए जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थापित की गई है। तो यानी लखनऊ में भी, मतलब एक तरीके से यू कैन से कि जो खंडपीठ है वो ब्रांच ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट, तो लखनऊ में भी खंडपीठ है। अभी देखिए गाजियाबाद और गोरखपुर में भी खंडपीठ बनाए जाने की बात हो रही है। तो इसी तरीके से जो हाई कोर्ट है, मोटिव ये है कि न्याय की पहुंच सभी तक हो सके। तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरे के पूरे हाई कोर्ट को तो स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जगह जगह, आज यहां कल वहां। तो एक जगह हाई कोर्ट है उस किसी जगह पे, और उसकी जो एक तरीके से ब्रांच ऑफिस खोल दी जाती है उन्हीं सारी शक्तियों के साथ, उसी को हम खंडपीठ कहते हैं। ओके, यहां ये देखिए मद्रास उच्च न्यायालय की इमेज है, बड़ा प्रभावशाली कोर्ट है, अक्सर मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है इसको। फिर क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हां, सारी अदालतें जुड़ी हुई हैं। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। मैंने अभी बताया कि जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉ फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो भी फैसले सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, वो निचली अदालतों के लिए कानून होगा। हाई कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया वो उसकी निचली अदालतों के लिए कानून होता है। ये कानून कहने का मतलब ये नहीं कि अब इनका काम हो गया कानून बनाना। इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। जो भी कानून है जिसको विधायिका ने बनाया है, तो ये अपने निर्णय दे देकर क्या करते हैं, उन कानूनों की व्याख्या कर देते हैं। तो इस तरीके से इन जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके जो निर्णय होते हैं वो निचली अदालतों के लिए एक तरीके से टॉर्च बेयरर की भूमिका, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका को निभाते हैं। तो इसीलिए निचली अदालतों के लिए वो मानना बाध्यकारी होता है। और इससे एक जो और बड़ा फायदा होता है कि वो पूरे देश में न्यायपालिका की एक रूपता भी मेंटेन हो जाती है, उसको भी बनाए रखने में, एक रूपता को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलती है। क्लियर है बात? ओके, फिर ये कहता है कि इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। आप देखिए, अपील करना, आप अभी जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो हम इस बात को बहुत डिस्कस करेंगे कि कोर्ट का एक ज्यूरिडिक्शन होता है जिसको कहते हैं एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील करना क्या होता है? अपील करना ऐसे मुकदमों को कहा जाता है जो किसी निचले कोर्ट में लड़ा जा रहा था, वहां से संतुष्टि न मिलने के बाद वो अपर कोर्ट में अब उसके फिर से अपील किया गया है, फिर से न्याय पाने की गुहार की गई। तो जो मुकदमा निचली अदालत में लड़ा जा रहा था वो वहां से लड़ने के बाद अब अपर कोर्ट में जा रहा है, तो इसको अपील करना कहते हैं। सीधा यहां चले गए तो वो तो उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आ जाता है, वास्तविक क्षेत्राधिकार में। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब निचली अदालतों में था, अब वो अपील ऊपर की अदालत में किया जा रहा है। यहां उदाहरण भी दिया जा रहा है कि यहां पटना उच्च न्यायालय का एक इमेज है, कितना खूबसूरत है। यहां एक कहानी है, 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, वो जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल से लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने जब उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी,
मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ को सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। तो मतलब वही डावरी केस है कि भाई एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके मायके वाले कहते हैं नहीं साहब ये हत्या है, जबरदस्ती मारा, और वो लोग अपने बचाव में कहते हैं नहीं साहब ये एक्सीडेंट था, दूध गर्म करते वक्त उनकी डेथ हो गई। अच्छा, फिर 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कहा नहीं साहब वो एक्सीडेंट था। फिर यहां शायद आपको चीजें क्या हो रही हैं कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि सोचिए अगर ये व्यवस्था ना होती, कई बार पहली नजर में जो दोषी दिखता है जरूरी नहीं वो दोषी ही हो। कई बार ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई महंगी गाड़ी जा रही है और किसी को टक्कर मार दी तो अमूमन हम एक वो पूर्वाग्रह बना लेते हैं गाड़ी वाले ने ही मारा होगा। कई बार हो सकता है उसकी भी लापरवाही हो, वो अचानक गाड़ी के सामने आ गया। तो न्याय का मतलब इस बात को समझना है कि न्याय मतलब बदला लेना नहीं होता, न्याय बिल्कुल अलग चीज होती, न्याय की स्थापना करना उद्देश्य है। तो ये बात कई बार साक्ष्य जिस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, तो कई बार अच्छा कानून जब भी डिसीजन देगा वो साक्ष्यों के आधार पर ही देगा। तो इस बात की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए कि उस पर पुनर्विचार किया जा सके। इसलिए हमारे देश में जो अदालतों की जो वर्गीकरण है, जो पूरा तरीका जिस तरीके से ये बनी हुई है कि निचली अदालत में है, अगर वो लगता है कि वो सही फैसला नहीं, क्योंकि उसने तो जो उपलब्ध साक्ष्य उसके हिसाब से फैसला सुनाया, लेकिन जिसके खिलाफ भी फैसला सुनाया वो भी इस देश का नागरिक है, उसको न्याय पाने का अधिकार है, तो उसको पुनः मौका मिला जाएगा कि आप क्या करो, अपर कोर्ट में एक बार फिर से अपील करो और फिर अपने साक्ष्यों को दोबारा से प्रस्तुत करो। वो बाकी परिस्थितियों पर भी ध्यान देगा। इस केस में ऐसा ही हुआ, निचली अदालत ने मौत की सजा दी, फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने साक्ष्यों पर पुनर्विचार किया, शायद सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होंगे, उन्होंने पाया कि नहीं साहब वो स्टोव, मिट्टी के तेल के स्टोव से एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई, तो फिर तीनों को बरी भी कर दिया गया। तो यहां 1980 के दशक में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाते इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं को दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें था कि ये भी विरोध किया गया कि नहीं साहब बरी क्यों कर दिया गया, ये सारे भी आंदोलन किए गए। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने एक ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान किया, उन्होंने कई जगह प्रदर्शन किया। अब देखिए यहां फिर से नागरिक, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ठीक है हर जगह चेक एंड बैलेंस, हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बात, अल्टीमेट पावर किसी के पास नहीं है। आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो सबका अलग अलग काम है, ये सवाल सही ठीक नहीं है। अल्टीमेट पावर किसी के पास नहीं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ हुक लगा हुआ है कि कुछ आगे बढ़े तो खींचे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो सबसे ज्यादा पावर जनता के पास ही है, इस बात को ध्यान रखना है। हम जिस जगह पे अवेयर हो जाते हैं वहां से हमारे लिए विकास की संभावना वहीं से निकलनी शुरू हो जाती। तो यहां उदाहरण दिया कि साहब न्यायपालिका ने हाई कोर्ट में वो डिसीजन बदल दिया, बरी कर दिया, अब फिर वहां हमारा जो नागरिक समाज है वो आगे आ गया, तमाम सारे महिला संगठनों का कि न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही, वो इनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, धरने प्रदर्शन किए गए और उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई। फाइनली गया अपर कोर्ट में, और यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नाम के संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
तो आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज है यहां कि 3 स्तरों पर निचली कोर्ट में उसको बरी कर दिया, सॉरी सजाए मौत दी। फिर बाद में वो शायद कुछ सारे उसमें जो साक्ष्य होंगे उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ होगा, काबिल वकील ने उसको मैनिपुलेट किया होगा, तो साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं साहब, जब सबूत गवाही नहीं है तो फिर आप इसको बरी करो। ठीक है, फिर वो जब वुमेन संगठन ने, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं साहब ये तो गलत बात है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया, फिर सारे वकीलों ने तर्क दिया, फिर साक्ष्यों पर पुनर्विचार किया गया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब भाई बहुत दोषी नहीं है, लेकिन मां और वो उसका हस्बैंड वो दोषी है, और फिर उनको उम्र कैद की सजा दी गई। और आप देखिए ये पहली घटना नहीं, ऐसे तमाम सारे घटना, जेसिका हत्याकांड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए आपकी जानकारी में है ये कि किस तरीके से जब जेसिका हत्याकांड हुई, वो भरी पार्टी में नेता के बेटे ने उठा के उसको गोली मार दी, लेकिन बाद में एक भी गवाह नहीं, किसी ने देखा है, भरी पार्टी में किसी ने नहीं देखा, तो कोई सबूत गवाही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, उनको बरी कर दिया गया। बाद में मामला फिर मीडिया ने और जनता की जागरूकता ने फिर वो अपर कोर्ट में गया, फिर सारी चीजों पे फिर से पुनर्विचार किया गया और फिर उनको उम्र कैद की सजा दी गई। ऐसे तमाम सारे, मट्टू हत्याकांड है, आप देखिए इसी तरीके से घटनाएं थी। तो नागरिक समाज भी अगर जागरूक रहता है तो चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका और चाहे न्यायपालिका, वो सबको अपने जो उनकी शक्तियां हैं उनके हिसाब से काम करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहां फिर अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये सब बड़े प्रचलित नाम हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे। यहां नामची दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत है, उसकी इमेज है। फिर विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? जो हमारा ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जो ये लॉ सिस्टम है, उसके अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है कि दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित है, मामलों को भी देखती है और फौजदारी और दीवानी कानूनों के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को समझिए। मोटे तौर पे समझिए कि जो मुकदमे हैं, अलग अलग मुकदमे, उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक को कहते हैं क्रिमिनल केसेस, जिसको आप फौजदारी मामला कह रहे हैं, दूसरा सिविल केसेस, जिसको आप दीवानी मामले कहते हैं। फौजदारी मामले में हत्या, डकैती, लूट मार, अपहरण, मार पीट, ये सारी चीजें आती हैं। दीवानी मामले में रेवेन्यू रिलेटेड मामला, टैक्स रिलेटेड मामला, जमीन जायदाद, इन सब से जुड़े हुए मामला आते हैं। मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। पुलिस, ये पुस्तक क्या कहती है ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये फौजदारी कानून का बता रहा है कि ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि, मैंने आपको अभी यही बताया। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना मतलब एफआईआर की जाती है। एफआईआर की जाती है, उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानी कानून में क्या होता है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए किसी की जमीन की बिक्री, मैंने बताया जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला है, ठीक है। तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में, ये सीधा इसमें पुलिस में जाने सीधा न्यायालय में, कोर्ट में जाते हैं, वहां याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए, ठीक है। ओके, यहां बाकायदा ये सारी चीजें कि आप इसको बताइए कि ये कौन सा, ये फौजदारी है कि क्रिमिनल है, ये एक छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, फिर क्या है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सभी लोग जा सकते हैं? सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों में की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रश्न है, क्या सभी नागरिक जा सकते हैं? यस, सभी नागरिक जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके पास मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है, मतलब अगर मैंने आपको बताया कि इफ वन हैज
वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ही कैन अप्रोच डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वो सीधा न्यायालय में जाकर कहेगा साहब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल होता है। अब ये व्यवहारिक सी चीज है कि ठीक है ये बात तो सभी के लिए है कि पूछे सर 5 स्टार में कौन जा सकता है, कोई भी जा सकता है क्या? वाकई कोई नहीं, वही जा सकता है जिसकी काबिलियत हो। तो सीधे न्यायालय में कोई जा सकता है? जी साहब कोई जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत है कि वो वकील, तमाम सारे डॉक्यूमेंटेशंस के खर्चे, क्या वाकई जा सकता है? तो बहुत सारे लोगों के लिए व्यवहारिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां यही बात ये कह रहा है कि कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल है। आप देखिए बड़ी व्यवहारिक सी दिक्कत है यहां पर, क्योंकि अगर कोई गरीब जो रोज दिहाड़ी, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो किसी वजह से किसी मुकदमे में फंस जाए तो ये बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर वो मुकदमा लड़ेगा तो कमाएगा कब, और कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? तो उसका अपना ही अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो और ऊपर से जो अदालत के खर्चे हैं वो तो है ही है। तो व्यवहारिक रूप से बड़ा मुश्किल है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और क्या कहते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL, बड़ी खूबसूरत चीज है ये, बहुत डिटेल में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो PIL की व्यवस्था विकसित की, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, यह भी अपने आप में एक फैक्ट है कि PIL कहां दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। जनहित याचिका मतलब आप देखिए जनरली क्या होता है कि कोर्ट तभी उसको न्याय दे पाती है जब उससे न्याय मांगा जाए। अब सोचिए अगर आपके घर में चोरी हुई और आपने FIR नहीं लिखवाई तो ये माना जाएगा कि आपके घर में चोरी हुई ही नहीं। तो आपका न्याय मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जैसा हमने समझा कि बहुत सारे लोगों के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो न्याय मांग सके। तो उनके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य संस्था, ठीक है, वो न्याय कर सकती है, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, PIL कर सकते हैं। और इनकी प्रक्रिया भी सरल बना दी गई। और ये सच बात यहां कह रहा है कि बड़े सारे मुकदमे ऐसे हैं PIL के माध्यम से लोगों को न्याय मिला है, कम्युनिटीज को न्याय मिला है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को न्याय मिला है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसने हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था को ताकतवर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर कहता है बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा कराने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम्पल भी दे रहा है कि जो मजदूर बंधुआ मजदूरी बेचारे वो तो डरे हुए हैं, वैसे जबरदस्ती काम कर रहे हैं, कई सारे जेल में ही बंद हैं, उनका कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा है, तो वो अन्याय। तो तमाम वो बेचारे खुद कैसे मुकदमा लड़े, स्थिति में ही नहीं है। तो PILs के माध्यम से उनको भी न्याय मिल पाया। ठीक है, ओके। फिर यहां ये अलग अलग इमेजेस हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। ये एक इंफॉर्मेशन है, आप देखिए कि जो मिड डे मील की व्यवस्था की गई वो भी जनहित याचिका का ही परिणाम है। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। चित्र 1 में अब यहां ये जो इमेज है ये आप देखिएगा, तो ये सारी डिटेल है कि वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। चित्र 2 में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया। तीसरा चित्र है कि ये परिस्थितियां भी हैं। तीसरा चित्र कहता है स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में से भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा चूहे खा रहे।
इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। ठीक है, और चित्र 4 में लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत चीज है कि किस तरीके से न्यायालय की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से तमाम सारे गरीब कमजोर लोगों की भी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। मिड डे मील कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है कि भाई जब सरकार के गोदाम अनाजों से भरे पड़े हुए हैं और लोगों के पास उतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर पाएं, तो ऐसे में ये राज्य का दायित्व होगा कि वो उनको भोजन उपलब्ध कराएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता भूखे नहीं मर सकती। तो इस तरीके की योजनाएं पीआईएल के माध्यम से न्यायालय खुद नहीं करती, न्यायालय संविधान की व्याख्या के आधार पर ये कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालने में सक्षम हो पाती है कि वो इन कामों की पूर्ति करे। क्लियर है? ओके। अब यहां जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन में के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि वह दोपहर भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गियों, झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम, आप देखिए कितनी ये सरकारी किताब में भी इस तरीके का उल्लेख है कि वो आलोचना से पीछे नहीं हटते, जहां कमियां हैं वो जरूर बताई। आपको ये बात सीखनी चाहिए कि कमियां बताना हमेशा आलोचना करना नहीं होता, उन कमजोर पक्षों को हाईलाइट करना होता है जिसकी मदद से हम और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यहां एग्जाम्पल भी दे रहा है कि किस तरीके से जो न्यायाधीशों ने कई बार जो उनके फैसले होते हैं वो ये भी ऐसा लगता है कि नहीं साहब ये जो शहर में रह रहे हैं वो उनको ऐसा मान लेते हैं कि नहीं साहब ये कहीं ऐसे लोग हैं जो कहीं दूसरे देश से आए हैं, कौन से तरीके से उनको इस देश के नागरिक न्याय देते हो तो उस बात का ख्याल ही नहीं रख सकते कि उनका अधिकार है कि उस देश में कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे न्यायिक निर्णयों का भी विरोध हुआ है। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक, हम अभी इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसी आधार पे बात की गई है कि जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने नहीं, केवल ये नहीं कि आप जिंदा रख रहे, इसका मतलब है कि कानून द्वारा तय की प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उस पर लागू करने के अलावा किसी भी तरीके से आपकी जान नहीं ली जा सकती। यानी वन कैन टेक योर लाइफ ओनली विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ। आपका जीवन केवल क्या कहते हैं जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के आधार पर ली जा सकती है, जैसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अदरवाइज देयर इज नो वे टू टेक योर लाइफ्स, आपसे आपका जीवन नहीं लिया जा सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। जीवन के अधिकार का ये आयाम है और यही वजह है कि मिड डे मील योजना और तमाम सारे खाद्य सामग्री का वितरण और ये सारा इसी प्रक्रिया के आधार पर आप देख सकते हैं। यहां उदाहरण में किसी भी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसकी आजीविका साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। तो उनकी भी व्यवस्था, आप ठीक है कि तमाम सारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप इस तरह के कानून बनाते हैं, लेकिन उनके जीवन का क्या, इसको भी देखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न्यायालय की होती है, क्योंकि वो छोटे शहरों में छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते हैं और उनके पास रहने कोई और जगह नहीं होती। वो अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी, चूंकि सही बात है जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई फ्लैट या कहीं कोई घर बना ले, उनकी मजबूरी है वो झुग्गी डाल के ही रहना। आखिर रहना तो है, सर पे छत तो चाहिए, चूंकि सामर्थ्य घर का नहीं होता इसलिए वो टेम्परेरी इस तरीके से चीजें काम करते हैं। अगर वो भी हटा लिया जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, यही सारी बातें ये कह रहा है। तो ये यहां पूरी भारतीय न्यायाधीशों की संख्या के बारे में है कि कितने स्वीकृत पद हैं, कितने काम कर रहे हैं, अलग अलग है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहां अंत में कह रहा है कि इसके बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में
न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यहां एक इमेज भी है, ठीक है। यहां अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इन सारी चीजों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहां कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आपको हमेशा गो थ्रू होना चाहिए, आपको एक आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत है कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है, ठीक है। बड़ा ऐसे ही कई बार ये चीजें यहां से आ जाती कि न्यायपालिका में से निम्न काम नहीं है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कानून को कायम रखना, जो कानून क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना दिया, जो विधायिका ने बना दिया, एक तो उसको कायम रखना और दूसरा मौलिक अधिकारों को लागू करना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो भी सुरक्षित रहें। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, ठीक है। और इन काम के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी, सीधा सीधा ये प्रभावित होंगे इसलिए जरूरी है। आप अपने शब्दों में इसको देखिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर आप अपने लेवल पर देख लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। तो आप देखिए बेसिकली जो चीजें हैं, जो इस टॉपिक का जो मोटिव था कि एक फ्रेमिंग आपको पता लग जाए कि न्याय व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश में, वो किस तरीके से काम करती है। तो इस 8वीं कक्षा की ये जो अध्याय था, 5वां अध्याय, वो इसी बारे में बात करता है। होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ध्यान से समझा है और इसको आप आगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजंस से गो थ्रू होंगे तो ये सारी जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। तो इस वाले टॉपिक में केवल इतना ही डिस्कस करना है आपके साथ, ठीक है। अगले टॉपिक में फिर जो अगला अध्याय होगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतर हैं। यहाँ शब्दों का संकलन भी है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, छोटे छोटे शब्द संकलन है। बरी करना हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सारे आप अवेयर ही होते हैं इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन फिर भी समझ ही लीजिए। बरी करना साफ साफ लिखा हुआ है, जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहते हैं। यानी आपने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया, ये चोरी किया है, लेकिन अदालत को लगता है नहीं साहब ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उसको कहता है नहीं नहीं ये आरोप गलत है, इसी को बरी कहना कहते हैं, सरकार उसे छोड़ देती है। अपील करना, मैंने आपको बताया कि कोई फैसला निचली अदालत में, उसको न्याय वहां से फैसले से संतुष्टि नहीं मिली तो उसको फिर अलग ऊपरी अदालत में वो जब लेके जाता है तो उसी को अपील करना कहते हैं। मुआवजा, कंपनसेशन की अगर कोई नुकसान हुआ है तो सरकार उसकी भरपाई, उस नुकसान की भरपाई को करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो मुआवजा कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है। बेदखली, अभी लोग जिस जमीन मकानों पे रह रहे हैं जिसकी किसी भी वजह से वहां से हटना पड़े तो बेदखल, मतलब अब आपका वहां कोई दखल नहीं होगा। ये उर्दू का शब्द, बड़ा प्यारा सा शब्द, बेदखल करना, मतलब कि अब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, अब आप वहां आपका कोई अधिकार नहीं रह गया, तो इसको बेदखल करना कहते हैं। उल्लंघन, वॉयलेशन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहते हैं कि रेड लाइट हो जाए तो आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए, लेकिन अगर आप वो क्रॉस करते हैं तो आप उस कानून का वॉयलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपकी इस पुस्तिका में दिए हुए थे, ठीक है। आप सभी का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।